हेलो। टेलीग्राम पे बोलो, सूचना देगा जी। टेलीग्राम पे लोग मैसेज नहीं डालता है। चलिए, आपकी उपस्थिति को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि छुट्टी ही दे देना चाहिए। क्लास में पढ़ाने में मजा कब आता है? जब क्लासरूम में विद्यार्थी भरा पड़ा रहता है, एकदम सब नालायक निकम्मा सब मेरे पास ही आ गया, सब घर भाग गया। हमको तो गाली देने का मन करता है, समझे? सब यही नालायक निकम्मा सब जो है ना, समझे, जब रिजल्ट नहीं होगा ना तो कहेगा कि रिजल्ट नहीं हुआ, समझे? नालायक निकम्मा सबको क्या बोला जाए? ठीक है, सोचने का तरीका तुरंत बदल लिए। जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो है उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या सब कुत्ता कासिए जाएगा, हारी के ढोएगा, समझ गया? एकदम जो नालायक निकम्मा सब है, जो क्लास नहीं आ रहा है, उसको क्या बोले हम? गुस्सा आ रहा है हमको। नहीं आने दीजिए, जो है ही नहीं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहिए। चलिए, अब आ जाइए। क्या पढ़ेंगे? चलिए, पहले 5 मिनट बतियाते हैं आपसे। यही क्लासरूम दिवाली से पहले भरा रहता था, समझे? अच्छा नहीं लगता है। बताइए, कम से कम हमसे कुछ तो सीखे, त्याग हमसे सीखे आप, समझ गए? त्याग हमसे सीखे आप। त्याग किसको कहते हैं? लेकिन सीखिएगा क्या? हमारे में जो गलत चीज होगा वो सीखिएगा। अब जो भी गलत चीज हमारे में होगा वो सीखिएगा। सही चीज थोड़े कोई किसी का सीखता है, सही नहीं सीखता है। सही पचाने का आदत किसी को होबे नहीं करता है। कुत्ता घी नहीं पचा सकता, समझ गए? कुत्ता घी पचता है? नहीं पचता, नहीं पचता, समझे? तो सही चीज जो है पचाने का क्षमता भी किसी में नहीं होता, जबकि घी वसा का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, समझ गए? तो सही चीज पचाने का कैपेसिटी नहीं होता है, समझे? और क्या बोले, ये सब कह के मन को शांति दिला रहे हैं। तो क्या कहे और क्या कहे? शायरी, शायरी नहीं होता है हमको। है, शांत रहिए, शांत रहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के उद्योग। भारत के उद्योग
भारत के उद्योग। इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है, अब मुंह बंद कीजिए। इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के उद्योग, भारत के उद्योग, उद्योग। देखिए, उद्योग, उद्योग यानी कारखाना, कारखाना यानी अंग्रेजी में फैक्ट्री। उद्योग कहिए, कारखाना कहिए या फैक्ट्री कहिए, बात बराबर है। उद्योग में या कारखाना में या फैक्ट्री में होता क्या है? तो उद्योग, कारखाना या फैक्ट्री में वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे आप शरीर में वस्त्र पहने हुए हैं, वस्त्र, शर्ट है ये, वस्त्र है ये, जींस पहने हुए हैं आप, टोपी पहने हुए हैं आप, चश्मा पहने हुए हैं आप, ये सब का उत्पादन होता है उद्योग में, कारखाना में, फैक्ट्री में ये सब का उत्पादन होता है। वस्त्र उद्योग में वस्त्र का उत्पादन होता है, चश्मा उद्योग में चश्मा का उत्पादन होता है, टोपी उद्योग में टोपी का उत्पादन होता है, जींस उद्योग में जींस का उत्पादन होता है। तो उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन होता है। उद्योग की अगर हम बात करें तो उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे आप क्लासरूम में पंखा देख रहे हैं, आप बोर्ड देख रहे हैं, आप एसी देख रहे हैं, आप एग्जॉस्टर देख रहे हैं, आप कूलर देख रहे हैं, सब चीज आप देख रहे हैं। इन सभी चीजों का उत्पादन उद्योग में ही होता है। अर्थात बात अगर उद्योग की करें तो उद्योग को लेकर सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन होता है, उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है उद्योग में। और देखिए, भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा है। भारत जो कि ब्रिटेन का गुलाम रहा है, हमारा देश वर्ष 1947 तक गुलाम रहा है, हमारा देश वर्ष 1947 तक गुलाम रहा है। (1947) से पहले भारत में जब ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था, ब्रिटिश शासन के समय, ब्रिटिश शासन के समय से ही भारत में उद्योग, कारखाना या फैक्ट्री लगने प्रारंभ हो गए। लेकिन ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपने मुताबिक उद्योगों का विकास किया। औद्योगिक क्षेत्र में या उद्योग में भारत में वास्तविक तौर पर विकास आजादी के बाद हुआ। देखिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम यह कहना चाह रहे हैं हम
यह कहना चाह रहे हैं कि उद्योग लगने प्रारंभ तो ब्रिटिश काल में ही हो गए थे या आजादी से पहले ही हो गए थे, अर्थात 1947 से पहले ही हो गए थे। लेकिन उद्योगों का वास्तविक तौर पर विकास आजादी के बाद हुआ, अर्थात 1947 के बाद हुआ। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार तथा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय देश में औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति लाई गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय वर्ष 1948 में देश की प्रथम औद्योगिक नीति और वर्ष 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति लाई गई। लेकिन इन दोनों औद्योगिक नीति से भारत में औद्योगिक क्षेत्र में या उद्योग जगत में या उद्योग के क्षेत्र में विकास नहीं हो सका। तत्पश्चात प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय वर्ष 1991 ईस्वी में देश की तीसरी औद्योगिक नीति आई और जो देश की तीसरी औद्योगिक नीति आई उस औद्योगिक नीति में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया और जब तीसरी औद्योगिक नीति आने के बाद तीसरी औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पर बल दिया गया। वैश्वीकरण अर्थात भारत के उद्योग को वैश्विक उद्योग से जोड़ा गया। उदारीकरण मतलब भारत में उद्योग लगाने को लेकर कम से कम शर्त निर्धारित किया गया और निजीकरण मतलब उद्योग प्राइवेट हाथ में दे दिया जाना। जब तीसरी औद्योगिक नीति के तहत उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण लागू हुई, तत्पश्चात जाकर वास्तविक तौर पर भारत में औद्योगिक क्षेत्र में विकास संभव हो पाया। भारत में अनेकों प्रकार के उद्योग आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, दियासलाई उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग इत्यादि इत्यादि। भारत में ये तमाम उद्योग देखने को मिलते हैं। लोह इस्पात उद्योग में लोहा का उत्पादन होता है, एल्युमिनियम उद्योग में एल्युमिनियम और उससे बनने वाले वस्तुओं के उत्पादन होते हैं,
सूती वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, ऊनी उद्योग में ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता है, रेशमी उद्योग में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है, कागज उद्योग में कागज का उत्पादन होता है, दिया सलाई उद्योग में दिया सलाई का उत्पादन होता है, सीमेंट उद्योग में सीमेंट का उत्पादन होता है, उर्वरक उद्योग में उर्वरक का उत्पादन होता है, चीनी उद्योग में चीनी का उत्पादन होता है। हमने शुरू में ही यह बात बतला दिया कि उद्योग का मतलब वस्तुओं के उत्पादन का केंद्र। उद्योग का मतलब वस्तुओं के उत्पादन का केंद्र, वस्तुओं के उत्पादन का केंद्र, वस्तुओं के उत्पादन का केंद्र। तो हर उद्योग में जो उद्योग है, जैसा उद्योग है, उस उद्योग में वैसा वस्तु उत्पादित होता है। भले ही कहने के लिए अनेकों उद्योग हो, लेकिन भारत का जो आधारभूत उद्योग है वह आपको लौह इस्पात उद्योग है। भारत का जो आधारभूत उद्योग है वह आपको लौह इस्पात उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई सारे ऐसे उद्योग हैं जो लौह इस्पात उद्योग पर ही निर्भर करता है। जैसे जो पंखा बनाया जाता है, इसमें लोहा का उपयोग होता है। वैसे सभी उद्योग जिसमें लोहा का उपयोग होता हो, मशीनरी उद्योग, औजार उद्योग, ये तमाम ऐसे उद्योग होते हैं जो लौह इस्पात उद्योग पर आधारित होता है, लौह इस्पात उद्योग पर उसकी निर्भरता होती है। तो कई सारे भारतवर्ष में ऐसे उद्योग हैं जिसकी निर्भरता, कई सारे भारतवर्ष में ऐसे उद्योग हैं जिसकी निर्भरता लौह इस्पात उद्योग पर देखने को मिलता है, लौह इस्पात उद्योग पर देखने को मिलता है। जिस वजह से लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है निम्न में से किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा लौह इस्पात उद्योग। क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई सारे उद्योग की निर्भरता लौह इस्पात उद्योग पर होता है। यही कारण है कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। और हमने आपको बतलाया है कि जो लौह इस्पात उद्योग है उसमें मूल तौर पर लोहा का उत्पादन होता है। और लोहा कहिए, इस्पात कहिए, अंग्रेजी में आयरन कहिए, बात बराबर है। भारतवर्ष में पहली बार लोहा का उत्पादन करने का प्रयास तमिलनाडु के पोर्टो नोवा में वर्ष 1830 में किया गया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली।
बाद के वर्षों में जाकर लोहा के उत्पादन को लेकर देश भर के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में लौह इस्पात कारखाने या लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए। जैसे पश्चिम बंगाल के कुल्टी में, झारखंड के जमशेदपुर में, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में, कर्नाटक के शिमोगा जिले में, छत्तीसगढ़ के भिलाई में, ओडिशा के राउरकेला में, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, तमिलनाडु के सलेम में, ये तमाम लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं। ये तमाम लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए हैं। देखिए, उद्योग से जो प्रश्न पूछा जाता है, आपके बिहार दरोगा में पूछे एक प्रश्न से हम आपको अवगत करवा देते हैं। प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए थे? यह प्रश्न आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ है। फिर बिहार पुलिस का पूछा हुआ प्रश्न है, निम्न में से कौन ऐसा उद्योग है जो कर्नाटक में है? इसके बाद बीपीएससी जैसे परीक्षा भी यहां से प्रश्न पूछे हैं। इस चैप्टर से प्रश्न पूछने का जो तरीका है वह यह है, जैसे पूछेगा प्रथम एल्युमिनियम उद्योग कब और कहां स्थापित किया गया, प्रथम लौह इस्पात उद्योग कब और कहां स्थापित किया गया, प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कब और कहां स्थापित किया गया। मतलब इस चैप्टर की अगर आप बात करेंगे, ज्यादा जोर देना है कौन लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई है, कहां हुई है और प्रथम कौन है। कब हुई है, कहां हुई है और प्रथम कौन है, प्रथम कौन है। यह सब बात आपको याद रखना है। यह सब बात जो है आपको याद रखना है। अब आइए एक एक करके देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे पॉलिटी का कल एगो टेस्ट लिए हैं ना, और तीनों दरोगा बैच में इतिहास खत्म हो गया है। तीनों दरोगा बैच में इतिहास खत्म हो गया है। इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट मॉडर्न है, और इसलिए मॉडर्न का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हम करवाए हैं। तीनों बैच में करवाए हैं। ऑब्जेक्टिव का वीडियो एप्लीकेशन पर फर्स्ट बैच में तो करवाए हैं, वही वीडियो सेकेंड और थर्ड बैच में दिए हैं, ऑब्जेक्टिव वीडियो। तो सभी से हम यह कहना चाहेंगे, जैसे पॉलिटी का 400 समथिंग क्वेश्चन दे करके उसको बोले आप देख लीजिएगा। अगर देखे होंगे तो कितना डिटेल सॉल्यूशन करवाए हैं ना। देखिए, जो पढ़ता है ना उसको पढ़ने में मजा आता है। जो नहीं पढ़ता है, जो नालायक निकम्मा टाइप का है, उसके विषय में क्या, उसको चप्पल खोल के मारेंगे हम। पता नहीं, गुस्सा आ रहा है आज, बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप पॉलिटी किए होंगे, पूरे पॉलिटी का कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। नहीं बैठा, उतना पर आपका महाराज बिहार दरोगा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम पॉलिटी नहीं पढ़ाएंगे। राष्ट्रपति से आगे पढ़ाएंगे कल से, शाम में 5:30 से 8। कल से, आज से नहीं, कल से।
हाँ, मूल चीज जो बता रहे हैं सुनिए। जैसे पॉलिटिक्स, सही में ईमानदारी से बताइएगा 100% कौन कौन किए थे, ईमानदारी से बताइएगा। हाँ चलिए, मैक्सिमम लोग किए थे, अच्छी बात है, अच्छी बात। जैसे आप किए हैं वैसे ही मॉडर्न का जो ऑब्जेक्टिव हम करवाए हैं, फर्स्ट बैच में, सेकेंड बैच में, थर्ड बैच में, सेकेंड और थर्ड बैच में तो उसका वीडियो डाले हैं, पूरा पूरा का डाले हैं। जैसे मॉडर्न में तो थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, हमको लगता है कितना क्वेश्चन होगा जी, 4-5 हजार, 3 हजार गिने हैं, गिने हैं, गिने कितना, हाँ? चलिए लगभग 3,000, लगभग 3,000। हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से, आप सब लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इसलिए आप यहां हैं, और आप लोग का रिजल्ट होगा, ये भी बात हम लिख करके दे देते हैं, समझ गए। तो हम आप सभी पढ़ने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप मॉडर्न का पूरा ऑब्जेक्टिव होंठ पे कर लीजिए। जैसे पॉलिटी का एक टेस्ट लिए हैं, मॉडर्न का भी टेस्ट लेंगे। कितना दिन का समय आप मांगते हैं, कितना दिन का समय आपको चाहिए? 10 दिन, 10 दिन। आज क्या तारीख है, आज क्या तारीख, मंगल, मंगल 15, 25 तारीख को मॉडर्न का टेस्ट घोषणा कर देते हैं। 25 को क्या, 25 को आए, कौन दिन है 26 को? सैटरडे संडे देखिएगा, सैटरडे संडे टाइम बताइए तो। उस रोज मॉडर्न का टेस्ट लेंगे, और फिर उसके एक सप्ताह बाद 26 को, तो 25 को सैटरडे है, होने दीजिए, सैटरडे को, सैटरडे को होने दीजिए। क्या क्या विचार, सैटरडे को होने दीजिए। 10 दिन का समय दे रहे हैं, कितना दिन? पूरा मॉडर्न रट जाना है, ठीक है। सब्जेक्टिव भी पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लीजिएगा, समझे। होमवर्क जो है वो अपना रहेगा, वो रहेगा अपना। अरे आप लोग जो है पढ़िएगा नहीं तो क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा बताइए ना, क्या कीजिएगा? तो मॉडर्न का टेस्ट अगले 10 दिन के भीतर होने जा रहा है। पॉलिटी करवा दिए, मॉडर्न करवा दिए, फिर उसके बाद ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, ज्योग्राफी का हो जाएगा, सब्जेक्ट वाइज भी हो गया। फिर उसके बाद तब तक होमवर्क सीरीज के जरिए भी हमको लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों खत्म हो जाएगा। 3-3 दिन के अंतराल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का टेस्ट ले लेंगे, काम खत्म। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हो गया, 35 गो सेट भी हो गया, होमवर्क के जरिए सिलेबस का रिवीजन भी हो गया। इतना करने के बावजूद भी अगर आपके दिमाग में नहीं घुसा है जीएस, दुनिया का कोई मास्टर आपके दिमाग में जीएस को नहीं घुसा सकता है। आपका जीएस जब हमसे पढ़ के बेहतर नहीं हुआ ना, दुनिया के किसी मास्टर से पढ़ के आपका जीएस बेहतर नहीं हो सकता है। हम लिख करके दे सकते हैं, ये बात समझ गए। इतना करने के बावजूद अगर आप जीएस में बेहतर नहीं कर रहे हैं, कमी आप में है, आप नालायक हैं, आप निकम्मा है, आप अयोग्य हैं, समझ गए। हम में कोई कमी नहीं है। और आप देखिएगा इस वैकेंसी में मैक्सिमम विद्यार्थी अपने संस्थान का होगा, मैक्सिमम विद्यार्थी अपने संस्थान का होगा। हमको ये नहीं कहेंगे कि इतना होगा, लेकिन हम आपको बोल रहे मैक्सिमम विद्यार्थी अपने संस्थान का होगा। अगर अच्छा से पढ़ रहा होगा, और विद्यार्थी पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, जितना हमको रिजल्ट चाहिए, जितना हम अपने मन में लक्ष्य बनाए हुए हैं उतना होगा, और मैक्सिमम होगा अपने संस्थान से, समझ गए। क्योंकि जितना अच्छा से आपको गाइड किया गया है, जितना अच्छा से आपको हमने तैयार किया है, जितना अच्छा से हमने आपको सींचा है, उतना टीचर विद्यार्थी पे ध्यान नहीं देता है। एडमिशन हो गया, क्लास हुआ, पूरा हुआ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। यही सत्य है मार्केट का, समझ गए। लेकिन हम लोग
चीजों को गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेते हुए मेहनत हम आपको करवाते हैं। देखिए, इतना जालिम लोग है, इतना खतरनाक लोग सब है इस मार्केट में, और उसमें सोशल मीडिया पर ना एक्टिव होते हुए भी कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। जरूरी ना है। हम कहां बहुत दिखाते हैं, हम तो कुछ नहीं दिखाते हैं, समझ गए। सोशल मीडिया पर एक्टिव ना होते हुए भी पूरे पटना में ऑफलाइन में जितना विद्यार्थी आपके संस्थान में पढ़ता है उतना विद्यार्थी किसी संस्थान में नहीं पढ़ता है, कहीं नहीं पढ़ता है। दोनों सेंटर पे विद्यार्थी होता है, एक बैच में दोनों सेंटर पे एक टाइम में आप मान करके चलिए कि 2000 यहां 2000 वहां। अगर दोनों हम बिट्टू सर दोनों आदमी क्लास ले रहे होते हैं सेम टाइम में, एक टाइम में आपके संस्थान से 5000 विद्यार्थी पढ़ के निकलता है ऑफलाइन। ऑनलाइन तो छोड़िए, ऑनलाइन तो हम ऑनलाइन कभी काउंटे नहीं किए हैं ना करते हैं। ऑफलाइन में इतना ज्यादा विद्यार्थी होने का सबसे बड़ा कारण है हम लोगों की ईमानदारी, हम लोगों का मेहनत, और हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर आप जैसे छात्र जो मेहनत करते हैं, जो परिणाम आता है, जो फाइनल रिजल्ट में तब्दील होता है, यही वजह है। और दूसरा तीसरा कोई वजह नहीं है, समझ गए। तो ये चीज है, बस हम यही कहेंगे कि अभी तक आप जैसे चले हैं, देखिए अगर कोई औरत गर्भवती होती है ना, 6 महीना 7 महीना तक उसको नहीं भी ध्यान दिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 माह के बाद 7वां 8वां 9वां मंथ मतलब लास्ट टाइम बहुत ध्यान देना होता है। तो लास्ट टाइम आपका चल रहा है, एक प्रकार से परीक्षा की घड़ी आने वाला है, परीक्षा का घड़ी आपका आने वाला है। तो इस टाइम में बहुत ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। तो इस टाइम आप मत भटकिएगा लास्ट टाइम में, समझ गए। और यही लास्ट टाइम में अगर आप में भटकाव आया, रिजल्ट गिर जाएगा, और यही लास्ट टाइम आप एकाग्रचित होकर मेहनत करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा, समझ गए। तो बस यही, जिस कंसंट्रेशन के साथ, जिस एकाग्रता के साथ, जिस आशा और विश्वास के साथ आप अभी तक बने हुए हैं, उसी आशा और विश्वास के साथ आप आगे भी 1-1.5-2 माह बने रहे। 1-1.5-2 माह में आपका परीक्षा हो जाएगा, समझ गए। तो बस हम यही चाहेंगे कि जैसे आप अभी चल रहे हैं वैसे लगातार चलते रहे, समझ गए। चलिए अब आते हैं, अब आइए पढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम क्या बतला रहे थे पता है? अभी तक हम आपको इस चैप्टर का पृष्ठभूमि बतला रहे थे, एक बेस दिए, एक हमने सोचने का आधार दिया कि उद्योग का मतलब क्या है। तो ये इस चैप्टर का पृष्ठभूमि है। अब जो आगे बतलाने जा रहे हैं वह सब इस चैप्टर का तथ्य है, और यही सब चीज आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब आइए देखिएगा, ध्यान से गौर से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लौह इस्पात उद्योग के विषय में। सबसे पहले हम आपके साथ चर्चा करेंगे लौह इस्पात उद्योग के विषय में। लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। देखिए भारत का जो प्रथम लौह इस्पात उद्योग है वह पश्चिम बंगाल के कुल्टी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में वर्ष 1874 में
खोला गया था। देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग पश्चिम बंगाल के कुल्टी में वर्ष 1874 में खोला गया। इसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स। बंगाल आयरन वर्क्स। यह लौह इस्पात उद्योग फंड के कमी के वजह से, पैसा के कमी के वजह से, फंड के कमी के वजह से, पैसा के कमी के वजह से यह लौह इस्पात उद्योग असफल हो गया। यह लौह इस्पात उद्योग असफल हो गया। यह लौह इस्पात उद्योग असफल हो गया। इस लौह इस्पात उद्योग के असफल होने के बाद बंगाल की सरकार ने इस लौह इस्पात उद्योग का अधिग्रहण कर लिया। अर्थात बंगाल की सरकार ने इस लौह इस्पात उद्योग को अपने अधीन कर लिया और इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया। इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया। भले ही यह लौह इस्पात उद्योग असफल हो गया हो, लेकिन फिर भी इस लौह इस्पात उद्योग में लोहा का उत्पादन होता रहा। इसके बाद आपको वर्ष 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा झारखंड राज्य के स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित जमशेदपुर में एक लौह इस्पात उद्योग वर्ष 1907 ईस्वी में खोला गया, जिस लौह इस्पात उद्योग को टिस्को के नाम से जाना जाता है। और टिस्को अर्थात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जो टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, यह जो लौह इस्पात उद्योग है, यह लौह इस्पात उद्योग भारतवर्ष का प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग है। यह लौह इस्पात उद्योग भारतवर्ष का प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग है। प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग है। तो अगर बात की जाए देश के प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग की, तो देश का जो प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग है वह है आपको टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यह 1907 में जमशेदपुर में, यह वर्ष 1907 में जमशेदपुर में स्थापित किया गया। यह 1907 में जमशेदपुर में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई। यही देश का प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग है। इसके बाद आपको पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में, इसके बाद पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में दामोदर नदी के तट पर, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में दामोदर नदी के तट पर वर्ष 1918 में एक अन्य लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई, जिसे इसको कहा जाता है। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसके बाद आपको वर्ष 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में एक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई, जिसे मैसूर आयरन वर्क्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग के नाम से जाना गया। तो कर्नाटक
में वर्ष 1923 में विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग या मैसूर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। और देखिए, एक बात आप याद रखिएगा, उद्योग, एक बात आप याद रखिएगा, अगर बात हम लोग उद्योग की करें, उद्योग की अगर हम लोग बात करें तो उद्योग कहां लगाया जाता है जानते हैं? उद्योग वहां लगाए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो जाए, जहां सस्ता मजदूर मिल जाए, जहां आवागमन या परिवहन की अच्छी व्यवस्था हो। ये तमाम परिस्थितियां जिन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, उद्योग वहीं लगाए जाते हैं। तो जो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सभी ऐसे राज्य है जहां कच्चे माल की उपलब्धता देखने को मिलती है, सस्ता मजदूर मिलता है, आवागमन या परिवहन की अच्छी सुविधा होती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में ही उद्योग देखने को मिलते हैं। अगर कोयला की हम बात करें, उद्योग की रोटी कोयला को कहा जाता है, कोयला पर ही उद्योग चलता है। कोई भी उद्योग हो, कोयला की उपलब्धता पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में होने के कारण ही कोयला एक प्रकार का कच्चा माल है उद्योग के लिए। उद्योग के लिए कोयला एक प्रकार का कच्चा माल है उद्योग के लिए। तो यही कारण है कि इन क्षेत्रों में उद्योग व्यापक स्तर पर आपको देखने को मिलते हैं। और अगर विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग या मैसूर आयरन वर्क्स की हम बात करें, यह एक ऐसा उद्योग है जो कोयला क्षेत्र से दूर है, जो कोयला क्षेत्र से दूर है। अगर आप कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक कोयला उत्पादन के लिए कभी भी प्रसिद्ध नहीं रहा है। और विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग के विषय में परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न यही है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा उद्योग है जो कोयला क्षेत्र से दूर है? तो आंसर हो जाएगा विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड या मैसूर आयरन वर्क्स, मैसूर आयरन वर्क्स। ये सब लौह इस्पात उद्योग तो आजादी से पहले स्थापित किए गए थे, अर्थात वर्ष 1947 से पहले स्थापित किए गए थे। ये सब जो उद्योग है, ये सब उद्योग आजादी से पूर्व, आजादी से पहले स्थापित किए गए थे। भारत वर्ष 1947 में आजाद हुआ और आजादी के बाद भारत ने पंचवर्षीय योजना को लागू किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कालखंड है 1956 से 61, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के साथ साथ उद्योग पर भी बल दिया गया और सर्वाधिक बल उद्योग पर ही दिया गया। और
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो सर्वाधिक बल उद्योग पर दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो सर्वाधिक बल उद्योग पर दिया गया, उद्योग पर दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 से 1961 के बीच में छत्तीसगढ़ के भिलाई में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई या भिलाई लो इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के मदद से स्थापित किया गया, रूस के मदद से स्थापित किया गया। और फिर ओडिशा के राउरकेला में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला या राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के मदद से स्थापित किया गया। और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर या दुर्गापुर लो इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के मदद से स्थापित किया गया, ब्रिटेन के मदद से स्थापित किया गया। ये तीनों लो इस्पात उद्योग, छत्तीसगढ़ का भिलाई, पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर, ओडिशा का राउरकेला, ये तीनों लो इस्पात उद्योग की अगर हम बात करें तो ये तीनों लो इस्पात उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए हैं। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1964 में झारखंड के बोकारो में एक अन्य स्टील प्लांट 1964 ईस्वी में रूस के मदद से स्थापित किया गया, जिस स्टील प्लांट को बोकारो स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है, जिस स्टील प्लांट को बोकारो स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है। और इन लौह इस्पात उद्योगों से इतर, इन लौह इस्पात उद्योगों से अलग आपको आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया, जिसे विशाखापत्तनम लौह इस्पात उद्योग कहते हैं। और जो विशाखापत्तनम लौह इस्पात उद्योग है, यह देश का या भारतवर्ष का प्रथम तटवर्ती, या भारतवर्ष का प्रथम तटवर्ती लौह इस्पात उद्योग है, यह भारतवर्ष का प्रथम तटवर्ती लौह इस्पात उद्योग है। और फिर आपको तमिलनाडु के सलेम में, तमिलनाडु के सलेम में एक लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है। और जो तमिलनाडु के सलेम में लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है, यह एक ऐसा लौह इस्पात उद्योग है जिसमें स्टेनलेस स्टील का उत्पादन होता है, जिसमें स्टेनलेस स्टील का उत्पादन होता है, स्टेनलेस स्टील का उत्पादन होता है सलेम लौह इस्पात उद्योग में, जो कि आपको तमिलनाडु राज्य में है, जो कि आपको तमिलनाडु राज्य में है। और जो आपको आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम और तमिलनाडु का सलेम लौह इस्पात उद्योग है, ये दोनों लौह इस्पात उद्योग संभवतः छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुए हैं। और
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय 56 से 61, तृतीय 61 से 66, फिर 66 से 69 योजना अवकाश, फिर चौथा 1969 से 74, पांचवा 74 से 78 और 1978 से 80 तक एक वर्षीय योजना या रोलिंग प्लान, और फिर छठी 1980 से 85। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना है 1980 से 85, इस छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही विशाखापत्तनम और सलेम लो इस्पात उद्योग में उत्पादन का कार्य शुरू हुआ है। नोट में हमारे ख्याल से सलेम के जगह सलेह लो इस्पात उद्योग है, सलेह नहीं होगा बल्कि सलेम लो इस्पात उद्योग होगा, सलेह नहीं होगा बल्कि सलेम लो इस्पात उद्योग होगा, सलेम लो इस्पात उद्योग होगा। और जो सलेम लो इस्पात उद्योग है, सलेम लो इस्पात उद्योग जो है आपको तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। यह आपको लौह इस्पात उद्योग के विषय में हुआ। और लौह इस्पात उद्योग के विषय में अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो हमको लगता है आपका काम चल जाएगा। इतना आपको 100% याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। देखिए नोट में एकदम क्रीम दिए हैं, क्रीम है नोट में, जो है वो क्रीम है, एक भी आलतू फालतू बात नहीं है। क्लियर है? तो आइए इतना याद कर लेते हैं क्या? ना इतना याद कर लेते बेटर रहेगा। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? आधारभूत उद्योग किसे? भारतवर्ष में सर्वप्रथम लोहा या इस्पात का उत्पादन करने का प्रयास कब और कहां किया गया? 1830 तमिलनाडु के पोर्टो नोवा, 1830 तमिलनाडु के पोर्टो नोवा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम लोहा का उत्पादन करने का प्रयास कब और कहां किया? 1830 तमिलनाडु के, 1830 तमिलनाडु के। क्लियर है ये बात? अच्छा, देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कब और कहां स्थापित? क्या नाम था? सफल या असफल? क्या रहा है? क्या रहा है? बंगाल आयरन वर्क्स का बंगाल की सरकार ने अधिग्रहण करके उसका क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कब स्थापित हो? कहां स्थापित हो? सफल या असफल? असफल ना। आगे, देश का प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग कौन है? कौन है? देश का प्रथम सफलतम लौह इस्पात उद्योग कौन है? टिस्को की स्थापना कब हुई? कब हुई है? कहां हुई है? कहां हुई है? किसने किया है? किसने किया है? जमशेदजी। पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई? आए? पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में जो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई है उसका क्या नाम? क्या नाम है? क्या नाम है? तो इसको लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई है? इसको की स्थापना कब हुई? कहां हुई है? पश्चिम बंगाल के बर्नपुर। पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। आगे बताइएगा, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई है? कहां हुई है? कहां हुई है? कहां हुई है? इसे और किस नाम से जाना जाता है? मैसूर आयरन वर्क्स। मैसूर आयरन, मैसूर आयरन
मैसूर आयरन। कौन ऐसा लौह इस्पात उद्योग है, कौन ऐसा लौह इस्पात उद्योग है जो कोयला क्षेत्र से दूर है? कौन है? कौन ऐसा लौह इस्पात उद्योग है जो कोयला क्षेत्र से दूर है? कोयला क्षेत्र से दूर है। विश्वास। चलिए, जो आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसका कालखंड कब से कब तक? 1956 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 56 से। अच्छा, जो आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो इसमें सर्वाधिक बल किस पर दिया गया? उद्योग। किस पर दिया गया? सर्वाधिक बल किस पर दिया? सर्वाधिक बल किस पर दिया? सर्वाधिक बल किस पर दिया? उद्योग पर ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। सर्वाधिक बल कौन चीज पर? ठीक है। इसके बाद आगे बतलाइएगा आप हमको, समझिएगा, आगे बतलाइएगा आप हमको कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई? कौन कौन? भिलाई लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कौन देश की मदद? भिलाई, दुर्गापुर, दुर्गापुर, राउरकेला, राउरकेला, राउरकेला। भिलाई कहां है? छत्तीसगढ़। कहां है? भिलाई कहां है? दुर्गापुर, दुर्गापुर, राउरकेला, राउरकेला। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना, किसकी स्थापना हुई है? किसकी स्थापना हुई है? कब हुई है? किस देश के मदद से? किस देश के मदद से? बोकारो स्टील प्लांट कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? चलिए, भारतवर्ष का प्रथम तटवर्ती लौह इस्पात उद्योग, तटवर्ती लौह इस्पात उद्योग। अच्छा, कौन ऐसा लौह इस्पात उद्योग है जो स्टेनलेस स्टील का उत्पादन? कौन है? अच्छा, विशाखापट्टनम लौह इस्पात उद्योग कौन राज्य में? कौन राज्य में? और सलेम कौन राज्य में? सलेम कौन राज्य में? अच्छा, जो विशाखापट्टनम और सलेम लौह इस्पात उद्योग है, कौन पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें उत्पादन होना शुरू हुआ? छठी ना? छठी ना? क्लियर है ना? इतना याद होने गया। देखिए, लौह इस्पात उद्योग के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है वह है आपको एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग दूसरा है आपको एल्यूमिनियम उद्योग। देखिए, अगर एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें तो जो एल्यूमिनियम उद्योग है यह भी भारतवर्ष में अलग अलग देश के मदद से ही स्थापित किए गए हैं। देश का जो प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग है वह 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में वर्ष 1937 ईस्वी में भारतवर्ष का प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित किया गया। वही आजादी के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो उद्योग के विकास पर बल दिया गया था, उस दौरान कई सारे एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना हुई। भारत के जो प्रथम एल्यूमिनियम उद्योग है, बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को,
इंडाल्को, माल्को, वेदांता, ये देश के प्रथम महत्वपूर्ण एल्युमिनियम उद्योग है। इन एल्युमिनियम उद्योगों में एक है आपको बाल्को, अर्थात भारत एल्यूमिनियम कंपनी। भारत एल्यूमिनियम कंपनी, भारत एल्युमिनियम कंपनी। अगर बात भारत एल्युमिनियम कंपनी की करें तो भारत एल्युमिनियम कंपनी अर्थात बाल्को रूस के मदद से छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थापित किया गया था। रूस के मदद से छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थापित किया गया था। फिर आगे है आपको नाल्को। नाल्को अर्थात नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। और जो नाल्को अर्थात नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है, यह फ्रांस के मदद से महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थापित किया गया था। यह फ्रांस के मदद से महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थापित किया गया था। इसके बाद है आपको हिंडाल्को। हिंडाल्को का मतलब हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। जो हिंडाल्को अर्थात हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी है, यह यूएसए अर्थात अमेरिका के मदद से उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। इसके अलावे आपको इंडाल्को है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। और जो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है, यह आपको कनाडा के मदद से मूडी, बिहार, अलबाय, केरल, जेके नगर, पश्चिम बंगाल। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कनाडा के मदद से बिहार के मूडी, केरल के अलबाय, पश्चिम बंगाल के जेके नगर में स्थापित किया गया था। इसके अलावे माल्को एल्युमिनियम कंपनी है अर्थात मद्रास एल्युमिनियम कंपनी। और जो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी है, यह आपको इटली के मदद से तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया गया था। और फिर आपको वेदांता एल्युमिनियम कंपनी है। और जो वेदांता एल्युमिनियम कंपनी है, यह जर्मनी के मदद से ओडिशा में स्थापित किया गया था। जर्मनी के मदद से ओडिशा में स्थापित किया गया था। देखिए, एल्युमिनियम कंपनी से जो संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, मुख्य तौर पर यह पूछा जाता है कौन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कौन देश के मदद से हुआ है। कौन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कौन देश के मदद से हुआ है। मूल तौर पर यही प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो एल्युमिनियम कंपनी के विषय में यह सब बात आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आइए इसको हम लोग याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लौह इस्पात उद्योग के बाद देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग। लौह इस्पात उद्योग के बाद देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग। देश में प्रथम एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई है? देश में प्रथम एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? कहां हुई है? पश्चिम बंगाल के। देश में प्रथम एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई है? कहां हुई है? बाल्को का मतलब क्या होता है? भारत एल्युमिनियम। बाल्को की स्थापना कौन देश के मदद से कहां हुआ है?
छत्तीसगढ़ के बालकों की स्थापना कौन देश के मदद से? कौन देश के मदद से? कहां हुआ है? नालको का मतलब नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। नालको का मतलब नालको की स्थापना कौन देश के मदद से? कहां हुआ है? कहां हुआ है? चलिए, नालको का मतलब नेशनल एल्युमिनियम, इसकी स्थापना कौन देश के मदद से? कहां हुई है? कहां हुई है? आगे, हिंडाल्को का मतलब हिंदुस्तान एल्युमिनियम। हिंडाल्को का मतलब हिंदुस्तान एल्युमिनियम, इसकी स्थापना कौन देश के मदद से? कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश के। कहां हुआ है? आगे, इंडाल्को का मतलब इंडियन एल्युमिनियम। इंडाल्को की स्थापना कौन देश के मदद से? कहां कहां हुआ है? मुड़ी अल्बाय और माल्को का मतलब मद्रास एल्युमिनियम कंपनी। माल्को का मतलब मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, इसकी स्थापना कौन देश के मदद से? कहां हुआ है? वेदांता एल्युमिनियम कंपनी कौन देश के मदद से स्थापित? कहां स्थापित हुआ? क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपको एल्युमिनियम उद्योग के विषय में। एल्युमिनियम उद्योग के बाद जो आगे है आपको सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, देखिए, भारत प्राचीन काल से सूती वस्त्र का उत्पादन करता हुआ आया है। भारत का सूती वस्त्र भारत तक ही सीमित रह जाता था, लेकिन जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, स्वीडिश, फ्रांसीसी, जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, तो इन यूरोपीय कंपनियों ने ही भारतीय सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का काम किया। भारतीय सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का काम किया। और फिर वैश्विक स्तर पर भारत का सूती वस्त्र निर्यात होना प्रारंभ हुआ। अगर आप सूती वस्त्र की बात करेंगे, देश का जो प्रथम सूती वस्त्र उद्योग है वह आपको पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में वर्ष 1818 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो कि असफल रहा था। देश का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में वर्ष 1818 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो कि असफल रहा था। इसके बाद वर्ष 1854 में
काबसजी डाबर के द्वारा, काबसजी डाबर के द्वारा वर्ष 1854 में काबसजी डाबर के द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई में सूती वस्त्र की स्थापना की गई। और यह जो सूती वस्त्र काबसजी डाबर के द्वारा 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया, जिसमें उत्पादन कार्य वर्ष 1856 से होना प्रारंभ हुआ, यह देश का प्रथम सफलतम सूती वस्त्र उद्योग है। और अगर आप औद्योगिक क्षेत्र में देखेंगे, सबसे ज्यादा रोजगार कौन उद्योग देता है? तो सबसे ज्यादा रोजगार औद्योगिक क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग देता है। कृषि को उद्योग का दर्जा भारत में थोड़े मिला। ऐसे अगर आप देखेंगे तो ऐसे तो सबसे ज्यादा रोजगार कृषि देता है। आज भी भारत की 50% से अधिक आबादी रोजगार के लिए कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन कृषि को उद्योग का दर्जा भारत में नहीं मिला है। यूं तो सबसे ज्यादा रोजगार कृषि देता है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। भारत ब्रिटिश काल में भी सूती वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था, और भारत आज भी सूती वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। ब्रिटिश काल में सूती वस्त्र को लेकर जो कच्चे माल होते थे, वो कच्चे माल ब्रिटिश भारत से लेकर ब्रिटेन चला जाता था, और उस कच्चे माल से वस्त्र तैयार करता था, और वह वस्त्र भारत में लाकर बेचने का काम अंग्रेज किया करता था। और इसीलिए ब्रिटेन का मैनचेस्टर नामक शहर सूती वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र बना। और ध्यान रखें, विश्व के कोई भी ऐसा क्षेत्र जो सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र है, उसे मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। जैसे भारतवर्ष में अहमदाबाद सूती वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, जिस वजह से अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर उत्तर भारत में कानपुर सूती वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। फिर दक्षिण भारत में कोयंबटूर सूती वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, इसी वजह से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर को कहा जाता है। हमने क्या बतलाया है, इस बात को आप फिर से ध्यान से सुनेंगे। मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक प्रमुख शहर है। मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक प्रमुख शहर है। मैनचेस्टर जो कि ब्रिटेन का एक प्रमुख शहर है, वह शहर सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है, आज भी है। विश्व के वैसे कोई भी क्षेत्र जो सूती वस्त्र का उत्पादन करता है, उसे मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर, क्योंकि ये तमाम ऐसे क्षेत्र है जो सूती वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र रहा है। तो ये सूती वस्त्र उद्योग के विषय में हुआ। फिर रेशम से भी वस्त्र बनाया जाता है, रेशमी वस्त्र उद्योग।
रेशम के विषय में हमने आपको बतलाया है। रेशम के मूलतः 5 किस्म होते हैं। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो 5 किस्म के रेशम का उत्पादन करता है, उससे भी वस्त्र बनता है। फिर आपको ऊनी वस्त्र उद्योग है। अब ठंडा का मौसम आ रहा है। ठंडा के मौसम में हम लोग ठंडा से बचने के लिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं। और ऊन बकरी से प्राप्त होता है, भेड़ से प्राप्त होता है, खरगोश से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है, अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। और देश के भीतर प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें तो देश के भीतर जो प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग है वह आपको वर्ष 1876 में कानपुर में स्थापित किए गए हैं। वर्ष 1876 में कानपुर में देश का प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। देश का प्रथम ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया है। इसके बाद जो आपको ये सब तो वस्त्र उद्योग के विषय में हुआ। इसके बाद नोट में आप जाएंगे तो चीनी उद्योग का चर्चा होगा मेरे ख्याल से। जूट उद्योग, हाँ जूट। कृषि नामक चैप्टर पढ़ते हुए आपने जूट के विषय में पढ़ा है। जूट जिसे कि भारत का एक स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष में प्रथम जूट उद्योग की अगर हम बात करें तो भारतवर्ष में प्रथम जूट उद्योग वर्ष 1855 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा स्थापित किए गए थे। जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा देश का प्रथम जूट उद्योग वर्ष 1855 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा स्थापित किए गए थे। और भारतीय जूट निगम, अंतर्राष्ट्रीय जूट निगम की स्थापना हुई है ताकि जूट के उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। और आप जानते हैं कृषि पढ़ाते हुए हमने आपको बतलाया है वैश्विक स्तर पर जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन बांग्लादेश करता है। वही भारत में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य करता है। बिहार का स्थान दूसरा है। भारतीय जूट को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना बांग्लादेश के जूट से करना पड़ता है। और जूट एक अखाद्य फसल होता है। जूट के प्रयोग से बोरा बनाया जाता है, कालीन बनाया जाता है, साज सज्जा के सामान बनाए जाते हैं। जूट उद्योग के बाद आगे आपको चीनी उद्योग होगा, फिर कागज उद्योग होगा, दिया सलाई उद्योग होगा, सीमेंट उद्योग होगा, उर्वरक उद्योग होगा। ये तमाम उद्योग होगा। ये तमाम उद्योगों की चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले इतना याद करते हैं। क्या विचार करना ले यार? तो आइए गुरुजी लोग, देश का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कब स्थापित? 1800 कहां? पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्ट। पश्चिम बंगाल के देश का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कब स्थापित हुआ? कहां स्थापित हुआ? कहां स्थापित हुआ? सफल या असफल? सफल या असफल? असफल ना। देश का प्रथम सफलतम सूती वस्त्र उद्योग कब स्थापित? कहां स्थापित हुआ? किसने स्थापित किया? देश का प्रथम सफलतम सूती वस्त्र उद्योग कब स्थापित हुआ? कहां स्थापित हुआ? किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया? काबस जी डाबर। इसके बाद मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है?
मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर आए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, भारत का प्रथम ऊनी वस्त्र कब और कहां स्थापित? प्रथम ऊनी वस्त्र कब और कहां? प्रथम ऊनी वस्त्र कब और कहां? प्रथम जूट उद्योग कब और कहां? 1855 पश्चिम बंगाल के रिसरा। देश का प्रथम जूट उद्योग कब और कहां स्थापित? देश का प्रथम जूट उद्योग कब और कहां स्थापित? किसने इसकी स्थापना की? किसने स्थापना की? जॉर्ज ऑकलैंड। इसके बाद चीनी उद्योग। चीनी उद्योग देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग, चीनी उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग गन्ना के उत्पाद। क्या हो रहा है वहां पे? मारेंगे सबको, हम चप्पल खोल के मारेंगे। ठीक है, ठीक है, मारे, इधर उधर नहीं करना है। देखिए, चीनी उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग है। जहां गन्ना का उत्पादन ज्यादा होगा वहां चीनी उद्योग लगेगा। ब्रिटिश काल में अपना बिहार गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किया करता था। गन्ना के बिहार में सर्वाधिक उत्पादन को देखते हुए भारत का प्रथम चीनी मिल, भारत का प्रथम चीनी मिल बिहार के सारण जिला के मढ़ौरा में, बिहार के सारण जिला के मढ़ौरा में वर्ष 1903 में स्थापना हुई। कुछ अन्य स्रोत इसका स्थापना वर्ष 1904 भी बतलाता है, लेकिन जितने भी ऑथेंटिक सोर्स है वह 1903 ही बतलाता है। तो भारतवर्ष का जो प्रथम चीनी उद्योग है बिहार के सारण के मढ़ौरा में 1903 में स्थापित हुआ था। वही अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे बिहार में चीनी उद्योग की स्थिति, तो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कारण बिहार में चीनी उद्योग ठप पड़ चुका है, बंद पड़ चुका है। तो बिहार की सरकार को चीनी उद्योग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो अंग्रेज बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम किया, आज तो चीनी उद्योग को काफी अच्छा बनाया जा सकता है बिहार में, अगर सरकार की इच्छा हो तो। 2015 में विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव के समय
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहे थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम चीनी उद्योग जो बंद है उसको फिर से चालू करेंगे। उनकी सरकार तो नहीं बनी, लेकिन नीतीश जी पलटी मारे तो 2017 में लगता है 2016 में या 17 में नीतीश जी महागठबंधन से हट करके जो है चले गए एनडीए के साथ। तो पिछले दरवाजे से तो बीजेपी की सरकार बन ही गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का दावा भी हवाई निकला। अगर सच में उन्हें बिहार में चीनी उद्योग को ओपन करवाना होता तो 2017 से लेकर लगभग 2022 तक 2022 नहीं 2021 से न होगा 2020 तक 22 तक हाँ, फिर तो पलटी इधर न मारे हैं हाँ। तो लगभग 2017 से 2022 तक जो है एनडीए की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही। बीजेपी या एनडीए या जदयू या बीजेपी गठबंधन की सरकार रही। उस 5 वर्ष में तो चीनी उद्योग ओपन किए जा सकते थे, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने भी नहीं किया। मतलब सरकार चाहती ही नहीं है कि बिहार का विकास हो। सरकार के हाथ में सब चीज है। सरकार दिन को रात, रात को दिन बदल सकता है। इतना बड़ा परिवर्तन सरकार कर सकता है, तो चीनी उद्योग कौन बड़का चीज है? अरे सब खाली दावा वादा करेगा, हम फलना करेंगे, चिलना करेंगे, ढेकना करेंगे। और जैसे सरकार बन गया सब खत्म, कुछ नहीं करेंगे, अपना कान में तेल देकर सोएंगे, 1000-2000 करोड़ का घोटाला करेंगे, 7 पुश्त तक खाएगा मेरा नेता। यही ना करता है। तो चीनी उद्योग बिहार में फल फूल सकता है। चीनी उद्योग को लेकर बिहार में संभावनाएं हैं, और चीनी उद्योग फलेगा फूलेगा तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्तमान में सबसे ज्यादा चीनी मिल महाराष्ट्र राज्य में है, जबकि चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य करता है। और गन्ना के उत्पादन के लिए अनुकूलतम परिस्थिति दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। चीनी उद्योग के बाद आगे आपको दिया सलाई उद्योग है। दिया सलाई मतलब माचिस, सलाय जिससे आग लगाते हैं, गैस जलाते हैं। हाँ, सिगरेट भी देख कैसे बोल रहा है, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, और कुछ मोमबत्ती, लालटेन, अगरबत्ती जलाते हैं ना, वही तो दिया सलाई है, वही तो माचिस है। पटाखा, हाँ ठीक है। तो दिया सलाई उद्योग की अगर आप बात करेंगे तो जो दिया सलाई उद्योग है यह एक कुटीर उद्योग है, छोटा उद्योग है। कुटीर उद्योग है, छोटा उद्योग है, छोटा उद्योग है। देश में प्रथम दिया सलाई उद्योग की अगर हम बात करें तो देश में जो प्रथम दिया सलाई उद्योग है वह गुजरात के अहमदाबाद में वर्ष 1921 में स्थापित हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद में वर्ष 1921 में देश का प्रथम दिया सलाई उद्योग स्थापित हुआ। दिया सलाई उद्योग के बाद आगे आपको कागज उद्योग है। दिया सलाई उद्योग के बाद आगे आपको कागज उद्योग है। देखिए कागज,
जिस पर आप लिखते हैं वही कागज है। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। चीन से ही विश्व के सभी देशों में कागज पहुंचा। चीन से ही भारत में भी कागज पहुंचा। चीन से ही भारत में भी कागज पहुंचा। कागज का काम शैक्षणिक कार्यों में, अखबारों में तथा रुपया बनाने में कागज का उपयोग होता है। देश में प्रथम कागज उद्योग वर्ष 1812 में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में स्थापित किया गया। देश में प्रथम कागज उद्योग वर्ष 1812 में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में स्थापित किया गया, जो कि असफल रहा। इसके बाद देश का प्रथम सफलतम कागज उद्योग 1867 में पश्चिम बंगाल के बालीगंज में स्थापित किया गया। पश्चिम बंगाल के बालीगंज में स्थापित किया गया, जो कि देश का प्रथम सफलतम कागज उद्योग है। और कागज उद्योग में भी वास्तविक तौर पर विकास आजादी के बाद ही हुए। वर्ष 1947 ईस्वी से मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज का उत्पादन होना शुरू हुआ। और मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है वह अखबारी कागज के उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है वह अखबारी कागज के उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। कागज उद्योग के बाद आगे है आपको उर्वरक उद्योग। कागज उद्योग के बाद आगे अगर आप आएंगे तो आगे है आपको उर्वरक उद्योग। देखिए, उर्वरक फर्टिलाइजर यानी खाद, इसका उपयोग हम मानव अधिक से अधिक फसल उत्पादन करने को लेकर करते हैं। इसका उपयोग हम मानव अधिक से अधिक फसल उत्पादन करने को लेकर करते हैं। देश में प्रथम उर्वरक उद्योग वर्ष 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया। लेकिन यहां से उर्वरक उद्योग का वास्तविक तौर पर विकास नहीं हुआ, बल्कि उर्वरक उद्योग का भी जो वास्तविक तौर पर विकास हुआ है वह आपको आजादी के बाद ही हुआ है। और उर्वरक उद्योग का वास्तविक तौर पर विकास तब होना प्रारंभ हुआ जब 1951 में झारखंड के सिंदरी में सिंदरी उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई। यहीं से जो है आपको वास्तविक तौर पर उर्वरक उद्योग जगत में वास्तविक तौर पर विकास देखने को मिलते हैं। इसके बाद आगे आपको सीमेंट उद्योग होगा। देखिए, अगर आप सीमेंट की बात करेंगे तो जो सीमेंट है, सीमेंट का उपयोग घर बनाने में, घर या मकान बनाने में, रोड बनाने में, पुल बनाने में सीमेंट का उपयोग होता है। वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम सीमेंट का उत्पादन ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक शहर में वर्ष 1824 में हुआ था। वही भारत में सर्वप्रथम सीमेंट का उत्पादन वर्ष 1904 में हुआ। या यूं कहे, भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया, जो कि असफल रहा। वही देश का प्रथम सफलतम सीमेंट कारखाना 1914 में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया। गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया। इसके बाद आपको प्लास्टिक उद्योग है, जिसमें प्लास्टिक का उत्पादन होता है। प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं। फिर आपको मोटर गाड़ी उद्योग है, जिसमें मोटर गाड़ी का उत्पादन होता है।
मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपको सॉफ्टवेयर उद्योग है, इसे फुटलूज उद्योग भी कहा जाता है। और देखिए, फुटलूज उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है जिसके जगह परिवर्तन करने से उस उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप कहीं भी बैठ करके सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बेंगलुरु नामक शहर में ही बैठ करके आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं या चला सकते हैं। इसके बाद हमने आपको बतलाया है कि अपना जो देश है, देश में उन क्षेत्रों में उद्योग ज्यादा देखने को मिलेंगे जहां सस्ता श्रमिक, कच्चा माल की उपलब्धता और परिवहन की अच्छी सुविधा हो। और जो अपना भारतवर्ष है, अर्थात जो अपना देश है, अपने देश को 8 बड़े औद्योगिक क्षेत्र और 13 छोटे औद्योगिक क्षेत्र, 8 बड़े और 13 लघु औद्योगिक क्षेत्र में अपने देश भारतवर्ष को बांटा गया है। अपने देश भारतवर्ष को जो 8 बड़े औद्योगिक क्षेत्र और 13 लघु औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है, उसमें जो 8 बड़े औद्योगिक क्षेत्र है उससे हम आपको अवगत करवा देते हैं, यह जानना जरूरी है। जो 8 बड़े औद्योगिक क्षेत्र है, एक है आपको गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ। गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा है गुजरात औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा है मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा है मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र। चौथा है बंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र। बंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र। अगला है कोल्लम कोट्टापुरम औद्योगिक क्षेत्र, केरल में है। कोल्लम तिरुवनंतपुरम, कोट्टापुरम ने, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र, यह है केरल में। इसके बाद अगला है विशाखापत्तनम गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, यह है आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, यह है आपको आंध्र प्रदेश में। फिर अगला है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र, यह है झारखंड में। फिर अगला है हुगली औद्योगिक क्षेत्र, यह है आपको पश्चिम बंगाल में। हुगली औद्योगिक क्षेत्र, यह है आपको पश्चिम बंगाल में। 8 गो हुआ। यही 8 बड़े औद्योगिक क्षेत्र भारतवर्ष के भीतर हैं और इन क्षेत्रों में उद्योगों की अधिक उपलब्धता इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि इन क्षेत्रों में कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो जाता है, सस्ता श्रमिक आसानी से मिल जाता है, आवागमन की अच्छी व्यवस्था है। ये भारत के तमाम 8 बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं। अब जो है यहां पर हम लोग चीनी उद्योग से पहले तक याद कर लिए हैं क्या? चीनी उद्योग से आगे हम लोग याद करते हैं क्या? क्या विचार? हाँ ना? आ जाइए, बताइए। देश का प्रथम चीनी उद्योग कब स्थापित हुआ? कब स्थापित हुआ? कहां स्थापित हुआ? कहां स्थापित हुआ? देश का प्रथम चीनी उद्योग कब स्थापित? कहां स्थापित हुआ? क्लियर है? सबसे ज्यादा चीनी मिल कौन राज्य में? महाराष्ट्र। कौन राज्य में? महाराष्ट्र में। आगे बताइएगा, सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कौन राज्य करता है? उत्तर। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? उत्तर। चीनी के उत्पादन के लिए अनुकूलतम परिस्थिति कौन? दक्षिण। कहां देखने को मिलता है? चलिए, देश का प्रथम कागज उद्योग कब स्थापित हुआ? कहां स्थापित हुआ? सफल या असफल?
आए असफल ना। देश का प्रथम सफलतम कागज उद्योग कब और कहां स्थापित? 1867 पश्चिम बंगाल के बालीगंज। 1867 पश्चिम बंगाल के। देश का प्रथम सफलतम कागज उद्योग कब और कहां स्थापित? कागज की खोज किस देश में हुई? किस देश में हुई है? देश का प्रथम दियासलाई उद्योग कब और कहां स्थापित? देश का प्रथम दियासलाई उद्योग कब और कहां स्थापित? 1921। देश का प्रथम दियासलाई उद्योग कब और कहां स्थापित? 1921। आगे देश का प्रथम उर्वरक उद्योग कब और कहां स्थापित? 1906 तमिलनाडु के रानीपेट। देश का प्रथम उर्वरक उद्योग कब और कहां स्थापित? झारखंड के सिंदरी में उर्वरक उद्योग की स्थापना कब हुई? झारखंड के सिंदरी में सीमेंट देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कब और कहां स्थापित? 1904। देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कब और कहां स्थापित? सफल या असफल? असफल ना। देश का प्रथम सफलतम सीमेंट कारखाना कब और कहां स्थापित? कब और कहां स्थापित हुआ? कब और कहां स्थापित हुआ? चलिए, और एक है एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। इसकी स्थापना हुई है 1936। एसीसी की स्थापना कब हुई? एसीसी की स्थापना, एसीसी की स्थापना भारतवर्ष को कितना बड़े औद्योगिक क्षेत्र में, कितना लघु, आए कितना बड़े, कितना लघु, कितना बड़े, कितना लघु, क्लियर ना। देश के 8 बड़े औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। देश के 8 बड़े औद्योगिक क्षेत्र में पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। चलिए आगे, विकास उद्योग किसे कहा जाए? मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग किसे कहा? विकास उद्योग किसे कहा जाए? विकास उद्योग किसे कहा जाए? सनडाइज इंडस्ट्री, सनडाइज इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर उद्योग को क्या कहा जाए? फुटलूज उद्योग। सॉफ्टवेयर उद्योग को क्या कहा जाए? सॉफ्टवेयर उद्योग को क्या कहा? फुटलूज। इस प्रकार उद्योग खत्म हो गए। इसके बाद अगला क्या है? भारत की प्राकृतिक वनस्पति। बैठे रहिए, अरे कुर्सी दीजिए तो बैठ के बात करेंगे। बैठिए, बात करेंगे 5 मिनट, तब छोड़ेंगे। आराम से है, बैठिए। है, सुनिए, सुनिए ना, बात करेंगे कुछ। देखिए, थोड़ा सा जिम्मेवारी आपको भी लेना पड़ेगा। बिना आपके जिम्मेवारी के कुछ नहीं हो सकता। और 10 चैप्टर खत्म ना हो गया। अब देखिए, प्राकृतिक वनस्पति, परिवहन, जनसंख्या, जनजाति, 4 गो चैप्टर हैं बस। उसके बाद आपदा प्रबंधन, उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद और क्या है?
विविध, विविध में हम क्या बताएंगे। हाँ, तो 4 चैप्टर और है, मूल तौर पर 4 चैप्टर और है। सुनिए, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, परिवहन, जनसंख्या, जनजाति और आपदा प्रबंधन। आज बुधवार है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, पता नहीं कब खत्म होगा, हमको नहीं पता। लेकिन आप इतना विश्वास रखें कि हमने बोला है खत्म करेंगे, मतलब करेंगे, ठीक है। जिस रोज होगा छुट्टी बता देंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, समझे। तो ऐ और एक बात आप ध्यान में रखेंगे, जो बात बोलने के लिए रोके हैं, अगर आपकी उपस्थिति कम हुई, जिस रोज उपस्थिति कम हो गई, इतना से भी कम, उस रोज हम ज्योग्राफी खत्म करने की घोषणा कर देंगे। देखिए, मेरा सिद्धांत है, जो आगे बढ़ने की चाहत रखता है उसको आगे बढ़ाना है। और इसलिए अगर आपके बैच के छात्र या आप सफल होना नहीं चाहते हैं, तो हम आपको सफल होने भी नहीं देंगे। जितना उपस्थिति आज है, अगर इससे कम उपस्थिति हुआ, हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ऑनलाइन भी चल रहा है क्लास, ज्योग्राफी खत्म, फिर हमको मत बोलिएगा कि सिलेबस नहीं खत्म किए, हम कुछ नहीं सुनेंगे, खत्म करने की घोषणा कर देंगे, खत्म। काय पढ़ा देंगे, इतना से उपस्थिति कम नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो क्लास का होना आपके उपस्थिति के ऊपर निर्भर है। अगर आप आते रहे तो क्लास होगा, और नहीं तो आपके मन में जो ये है हम चले जाएंगे तो क्या होगा, और सब है ना, और सब भी वही सोच रहा है जो आप सोच रहे हैं। और हम क्या सोच रहे हैं वो तो हम आपको बता ही दिए। जिस रोज उपस्थिति कम, उस रोज ज्योग्राफी खत्म, उसके बाद हम नहीं पढ़ाएंगे। और आगे जो है, अरे एक बार छठ नहीं बनाइएगा तो दुनिया उलट पलट नहीं जाएगा, समझे। हमको लगता है कि हम तो 2013 से ही 2012-13 के बाद से छठ नहीं मनाए, 2012-13, हाँ 10 साल से हम छठ नहीं मनाए हैं, तो हम जिंदा ना। छठ होता है हमको, होता है छठ हमको। तो नहीं मनाने से कुछ नहीं होता है, समझे, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अब एक बात और देखिए, चैप्टर नंबर 8 यानी भारत की कृषि, भारत की कृषि तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर हम करवाए हुए हैं।
उसमें भी आधा ही करवाए। सुनिए ना, हम बोल रहे हैं ना, हमको पता है ना, हमको बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा आप लोग। भारत की कृषि तक का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करवाए हुए हैं, लेकिन उसमें भी आधा ही करवाए हैं। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाए हुए हैं उसका वीडियो हम आपको अपलोड आपके बैच में करवा दिए हैं, उससे आगे हम नहीं करवाए हुए हैं। उससे आगे का हम आपको आंसर अवेलेबल करवा देंगे। आंसर रिटेन फॉर्मेट में आंसर अवेलेबल करवाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। लेकिन आंसर अवेलेबल हम ज्योग्राफी खत्म करने के बाद करवाएंगे। क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल हम आपको ज्योग्राफी खत्म होने के बाद करवाएंगे। थ्योरेटिकली पूरे ज्योग्राफी को जब खत्म कर देंगे तो उसके बाद जो है हम आपको 8 चैप्टर में जो आधा क्वेश्चन आंसर करके आप रुके हुए हैं, उससे आगे का आंसर हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल करवाएंगे। और अगर हमको लगा समय है तो हम बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डिस्कशन करवा देंगे, अगर हमको समय मिला तो। बाद में आप ये मत कहिएगा कि आप तो बोले थे करवाएंगे, नहीं करवाए। तो यहां पर टर्म एंड कंडीशन है, अगर हमको समय मिला तो, अदरवाइज नहीं। और अगर परीक्षा 17 दिसंबर को नहीं हुआ, उससे आगे डेट दे दिया तो ये 2 कंडीशन है। और ऑब्जेक्टिव जहां तक आप लोग कर लिया। अच्छा एक बात बताइए, जहां तक ऑब्जेक्टिव अपलोड किए हैं ज्योग्राफी का, किए हैं आप लोग? ईमानदारी से कितने लोग किए हैं? चलिए, आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हमको विश्वास है कि आप नहीं जाइएगा घर। आप मेरा साथ दीजिएगा ना, पक्का? हाँ। चलिए, यही सूचना देना था। कल आपका ज्योग्राफी का क्लास है 10:30 बजे से, और शाम में 5 से 7 एसआई बैच का क्लास है। जो बचा हुआ है इतिहास में, इतिहास खत्म हो गया है, लेकिन उसमें शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास पढ़ाना है। और उसके बाद कल से शाम में 5:30 बजे से पॉलिटी पढ़ाएंगे, समझ गए? और अगर आप एगो बात जान लीजिए, सब लोग ऑफलाइन वालों के लिए स्पेशली बोल रहे हैं, अगर आप घर चले गए, आपका पॉलिटियो खत्म करने की घोषणा कर देंगे और ज्योग्राफियो खत्म करने का घोषणा कर देंगे। हम जो बोलते हैं वही करते हैं, हम बहुत जिद्दी आदमी हैं, इतना बात आप जान लीजिए। हम जो बोल दिए वही करेंगे, वही होगा। जब आपको अपने कैरियर से मतलब नहीं है, हमको आपके कैरियर से खाक मतलब नहीं, एकदम नहीं। अगर आपको अपने कैरियर से मतलब होगा तो हम भी आपको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए खुद भी रहने का प्रयास करें और अपने दोस्त को भी कहे कि ना रहो, नहीं तो मास्टर पागल है, खत्म कर देगा। समझ गए? हाँ, चलिए, समझ गए ना बात को? तो इसलिए स्वयं भी रहे, यहां पढ़ने वाले अपने पार्टनर को भी मोटिवेट करके रखे। उसी में आपकी भलाई है, हमारी भलाई है, हम सबकी भलाई है। ठीक है, निकलिए, अब जाइए। लड़की लोग निकलिए इधर से, लड़का लोग इधर से निकलिए, लड़की लोग इधर से निकलिए। धन्यवाद सब लोगों का।